हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े थे उसमें वही का वही टॉपिक कंटिन्यू है। लास्ट में मैंने बताया था कि एनालिटिक फंक्शन वही कंटिन्यू रहेगा। ओके, बस डिफरेंस है तो यहाँ पे सम उसका थोड़ा डिफरेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 इसीलिए मैंने काउंट दिया है। ओके, क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी एनालिटिक वाला ही है, खाली थोड़ा वेरिएशन ये है कि यहाँ पे एनालिटिक के लिए मेन कंडीशन क्या थी, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना। तो सीआर इक्वेशन एक साइड सेटिस्फाई हो रहा है और फिर भी वो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। ओके, कल हमने जो सम्स देखे थे वो ऐसे थे कि अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई देन डिफरेंशिएबल भी हो जाता था, देन एनालिटिक भी हो जाता था। ओके, यानी कि इसका मतलब ये है कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो सम केस में ऐसा भी पॉसिबल है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। शो दैट द फंक्शन f of z इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन दिया है। ओके, उसके बाद satisfies the Cauchy-Riemann equation, यानी कि CR equation at the origin but f dash 0 fails to exist. Okay, that means ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो फंक्शन का f dash 0 में बात की है। That means कि उसका क्या होगा कि डिफरेंशिएशन आप जो कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। समटाइम्स यही सेंटेंस अलग तरीके से दिया जाता है जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, f of z is not differentiable at origin. ओके, ऐसा क्यों होता है? मतलब कि अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो एनालिटिक होना चाहिए, एनालिटिक हो जाता है डेफिनेटली डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और होता भी है। बट वेरिएशन क्या होता है, जब पर्टिकुलर पॉइंट पे मेंशन कर देते हो तो सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर देता है बट उस टाइम पे डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता। ओके, सो ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट्स पे वो हो जाएगा डिफरेंशिएबल, बट हाँ ये बोल सकते हो कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई है तो एट समवेयर कहीं ना कहीं वो डिफरेंशिएबल तो होता ही है और एनालिटिक पे डेफिनेटली होगा। ओके, सो ये जो मैंने लिखा है क्वेश्चन अभी ऐसे दिया है बट इस टाइप से भी दिया जा सकता है, दोनों मीनिंग सेम है, ये याद रखना। ओके, अभी मैं इसको रफ कर देता हूं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या प्रूव करना है कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, ये शो करना है, मतलब कि डेफिनेटली वो होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, 7 मार्क्स के लिए प्रीफर किया जा सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या दिया है, f of z is equal to z bar square upon z. So here f of z is equal to z bar square upon z at z not equal to 0 पे बात हो रही है। ओके, इसलिए फंक्शन ये लिखा। अब ये सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल होगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, f of z यानी कि u प्लस i v, सीआर इक्वेशन यानी u और v चाहिए एंड वो फॉर्म होता है x एंड y के अंदर। ओके, सो डेफिनेटली पहले तो मुझे xy में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर में ही समझाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बनाना है पर वो भी u प्लस i v जैसा। ओके, तो पहले इसको z बार को क्या लिखेंगे, x माइनस i बार, उसका क्या है होल स्क्वायर, नीचे z यानी कि x प्लस i। ओके, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के स्टार्टिंग लेक्चर से ही समझाया कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपके अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर नीचे आई आता है तो ऑलवेज आपको क्या करना है, स्क्वायर यानी कि कर्णी लेके उसको सॉल्व कर देना है और नीचे से सबसे पहला प्रोसीजर है कि आई हटाना पड़ेगा। ओके, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, x माइनस आई बाय होल स्क्वायर, x प्लस आई बाई एज इट इज, स्क्वायर लेना है। स्क्वायर किसका लेना है, जो नीचे i वाला टर्म है उसका ऑपोजिट साइन यानी कि x प्लस आई बाई है तो x माइनस आई बाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। ओके, चलो तो ऊपर स्क्वायर यही फॉर्म है, तीसरा आया तो यानी कि x माइनस आई बाई का क्यूब हो जाएगा, तो x माइनस आई बाई का होल क्यूब, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, बट सब लोग जानते हैं आई स्क्वायर यानी -1 होता है, दैट मीन्स कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो आंसर रहेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करता हूं क्योंकि मुझे u और v चाहिए, यानी कि पहले तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। तो पहले क्यूब ओपन करो, क्यूब का फॉर्मूला प्रीवियस सम में ही देखा था। ओके, तो रिपीट नहीं करा, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। तो पहले तो a क्यूब यानी x क्यूब माइनस b क्यूब यानी इसका क्यूब, i क्यूब y। ओके, देन क्या आएगा, चलो यहां पे लिख देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b, सिर्फ अभी समझने के लिए। तो देन क्या आएगा, -3ab, तो -3 a की वैल्यू x, b की वैल्यू
माइनस आई वाई, बट वो कंसिडर नहीं करना, सिर्फ आपको बी ही कंसिडर करना है, यानी कि आई। देन अंदर क्या आएगा, ए माइनस बी दैट इज एक्स माइनस आई वाई। चलो इतना मिल गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले तो ये अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर का -1 आंसर, एक आई बचेगा तो माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस आई वाई क्यूब, माइनस ये टर्म अंदर जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि 3x² आई वाई, देन ये यहां पे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3x आई वाई दो बार है यानी i इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का वापस से क्या हो जाएगा माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ओके। सो 3 एज इट इज x एज इट इज i इंटू आई स्क्वायर हो गया, y इंटू वाई स्क्वायर। डन। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दो, आई वाले अलग। सो देयरफॉर f ऑफ z इज इक्वल टू, i के बिना पहले तो कौन से टर्म है, x क्यूब, यहां पे भी आई है, यहां पे भी आई है, ये वाला टर्म यानी कि x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस i वाले टर्म, उसमें से i कॉमन ले लेता हूं, यहां से y क्यूब माइनस यहां से 3x² y अपॉन नीचे का टर्म सेम टू सेम x² प्लस y²। बट मुझे u और v अलग करना है, मतलब रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, यानी ये अपॉन वाला मुझे दोनों साइड स्प्लिट डिवाइड करना पड़ेगा। सो x क्यूब माइनस 3xy² अपॉन x² प्लस y² सेपरेट कर दिया, प्लस i y क्यूब माइनस 3x² अपॉन x² प्लस y², इसको दोनों साइड सेपरेटली डिवाइड, ओके। तो अब बन गया ये आपका u प्लस i, ये बन गया v, मतलब कि मुझे u और v की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। सो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy² अपॉन x² प्लस y² एंड v इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 3x² अपॉन x² प्लस y²। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, CR इक्वेशन, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, u का दो बार x और y के रिस्पेक्ट में, v का दो बार x और y के रिस्पेक्ट में। तो ये दो बार जो डिफरेंशिएशन करना है, अभी तक हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इसका रीजन क्या है ये समझाता हूँ कि यहाँ पे उसने क्या बोला है, ये जो भी वैल्यू दी है z इज इक्वल टू 0 पे 0 है, z नॉट इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन है। दैट मीन्स बात हो रही है आपके ओरिजिन टर्म पे, ओरिजिन पे बात हो रही है CR इक्वेशन की। दैट मीन्स कि मैं डिफरेंशिएशन करूंगा वो भी आपका ओरिजिन पे डिफरेंशिएशन फाइंड करना, ओके। तो इसका डायरेक्ट करूंगा तो मुझे ये वैल्यू जो भी मिलेगी, आप डिवाइड रूल अप्लाई करोगे, यानी कि डेल u बाय डेल x करना है, तो आप क्या करोगे, x² प्लस y² का होल स्क्वायर, फिर x² प्लस y² एज इट इज रहेगा, ये डिवाइड रूल अप्लाई कर रहा हूं डिफरेंशिएशन का। इसका डिफरेंशिएशन होगा ऊपर का x क्यूब का 3x² माइनस इसका 3y², देन माइनस ये टर्म एज इट इज रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा जो कि होगा x के रिस्पेक्ट में सिर्फ 2x। अब इसके अंदर मैं x y की जगह ओरिजिन यानी कि 0 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 0, सिर्फ 0 नहीं होगा, ओके, क्योंकि यहां पे भी 0 आंसर मिलेगा, नीचे भी 0 आंसर मिलेगा। 0 अपॉन 0 पहले ही बात की थी मैंने, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका फिक्स आंसर नहीं है, दो आंसर बनते हैं, 0 भी पॉसिबल है, इंफिनिटी भी पॉसिबल है। तो जब भी एक केस आता है तो आपको क्या लेना पड़ता है, लिमिट, ओके, और लिमिट से एल हॉस्पिटल यानी कि लापिटल रूल से सॉल्व होता है। यानी इतना पता चल गया कि ये सम, ये डिफरेंशिएशन मुझे एट ओरिजिन सेट सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, लिमिट वाला टॉपिक लेना पड़ेगा, लिमिट वाला यानी कि बाय डेफिनेशन, ओके। ये डिटेल में मैंने समझाया, सीधा सिंपल, जब भी आपको ओरिजिन पे ऐसी कोई डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत पड़े, CR इक्वेशन की जरूरत पड़े, तो बाय डेफिनेशन ही सॉल्व करना, ओके, क्योंकि इसका आंसर ऐसे पॉसिबल हो सकता है। ये डायरेक्ट, बाकी बेसिक में मैंने बता दिया कि क्यों हम यहाँ पे डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशिएशन तो मैं फाइंड करूंगा बट बाय डेफिनेशन करूंगा। सो नाउ
फर्स्ट स्टेप 1 बाय 1 फाइंड करूंगा क्योंकि डेफिनेशन का स्टेप्स लंबा होगा। तो पहले x के रिस्पेक्ट में u का डिफरेंशिएशन, तो एक्चुअल फॉर्मूला अप्लाई करो, लिमिट यहां पे क्या आएगा x टेंड्स टू 0, ओके, देन यहां पे क्या आएगा u वाला टर्म, तो u ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू y, ओके, माइनस u ऑफ x कॉमा y एंड अपॉन, सॉरी यहां पे z ही रहेगा क्योंकि दोनों x y की बात हो रही है। और यहां पे क्या आएगा आपका जो नीचे टर्म आता था तो डेल्टा z आता था, तो यहां पे डेल्टा z आएगा, ओके। एक्चुअल डेफिनेशन क्या थी आपकी, ये थी कि f डैश z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, और यहां पे क्या आता था f ऑफ z प्लस डेल्टा z, कॉमा यहां पे क्या आता था f ऑफ z प्लस डेल्टा z, सॉरी z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z, ये एक्चुअल डेफिनेशन, ओके। इसके अंदर अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू अलग अलग कर दूं, मतलब z की जगह एक्स वाई कंसीडर कर दूं, तो वो इस तरीके से बन जाएगा। एंड सेकंड थिंग, ये f था क्योंकि फंक्शन चल रहा था, यहाँ पे u चल रहा है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या रखा है, u रखा है। सो ये जो डेफिनेशन थी उस हिसाब से ही इसको बनाया हुआ है, ओके। सो डेफिनेटली मैंने एक्स वाई में इसको कन्वर्ट कर दिया है टोटल, ये जो f ऑफ z था उसकी जगह एक्स वाई में, इसकी वजह से ऐसे चल रहा है, ओके। और ये लेने का दूसरा रीजन ये है कि u आपका x एंड y फॉर्म के अंदर है, ओके। सॉरी यहाँ पे डेल्टा z नहीं आएगा, सिर्फ डेल्टा x आएगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसी का वेरिएशन आएगा, ओके। याद रखने में सिंपल है और कुछ नहीं करना है, u फंक्शन है तो u आएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x का वेरिएशन यानी डेल्टा आएगा, ओके। y एज इट इज रहेगा, ये तो हर बार सेम ही आएगा, चाहे x के रिस्पेक्ट में हो या y के रिस्पेक्ट में, और नीचे आ जाएगा डेल्टा x। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना उसी का वेरिएशन यानी डेल्टा रखना है, सिंपल। चलो तो अब सॉल्व करते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब सॉल्व करने से पहले ये जो वैल्यू है x प्लस डेल्टा x, यानी कि मैं क्या करूंगा, ये आपका u है बट कैसा वाला, u ऑफ x कॉमा y, यानी कि ये उसकी जगह यहाँ पे क्या है x प्लस डेल्टा x, यानी यहाँ पे मैं x प्लस डेल्टा x रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, फिर सॉल्व करूंगा, बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा। बट वैसे भी मुझे तो क्या करना है, एट ओरिजिन ही फाइंड करना है, सिंपल है, ओके। तो ओरिजिन पे फाइंड करने के लिए सीधा क्या कर दो, डायरेक्टली पहले ही इसको ओरिजिन सेंटर यानी कि 0 0 के अंदर अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मेंशन करता हूं एट द ओरिजिन, यही डेफिनेशन। अब ओरिजिन पे क्या बनेगी, डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, u ओरिजिन पे x और y दोनों 0 0 होते हैं, तो ये 0 बचेगा, सिर्फ डेल्टा x, y की वैल्यू 0 माइनस u ऑफ x 0 एंड y 0, ओके। नीचे डेल्टा x एज इट इज। इससे बेनिफिट ये होता है कि बहुत सिंपल हो गया, अब इसको मैं फंक्शन अप्लाई करके डायरेक्टली इजीली सॉल्व कर सकता हूं। अब ये जो सॉल्व करता हूं, सम ऑलरेडी बहुत लंबा है, तो ये जो सॉल्व करने है, जैसे डेल u बाय डेल x फाइंड कर रहा हूं, वैसे बाकी के तीनों टर्म भी ऐसे ही फाइंड करने हैं, तो बहुत लंबा स्टेप जाने वाला है। तो यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो वैल्यू बन रही है ना वो फाइंड आउट करके लिखो, यानी कि u है आपका ये वाला, इसके अंदर ये वैल्यू अप्लाई करनी है, x की जगह डेल्टा x आएगा और y की जगह क्या आएगा, 0 टर्म आएगा, तो ये डायरेक्टली अप्लाई करो। तो पहले तो 0 का एप्लीकेशन करो, 0 y की जगह अप्लाई करो, ये टर्म 0, यहां पे आएगा तो ये टर्म 0, बचेगा सिर्फ ये दोनों टर्म, ओके। इसमें x की जगह डेल्टा x, यहां पे भी डेल्टा x, एक स्क्वायर पावर है एक क्यूब पावर है, तो कैंसिल होके एक पावर बचेगी, किसकी, डेल्टा x की। सीधा यहां पे आंसर क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसका आंसर सीधा मिलेगा डेल्टा x। अगेन रिपीट कर रहा हूं, y की वैल्यू 0 थी, ये पहले सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, दो टर्म बचे। अगर डायरेक्टली कैंसिल भी करते हो तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी सिर्फ x बचेगा, और x की जगह यहाँ पे क्या है, डेल्टा x, तो सीधा क्या बचा, डेल्टा x, ओके। u ऑफ 0 0 यानी x पे 0, y पे 0, x पे 0, y पे 0, यानी टोटल पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0, एंड अपॉन डेल्टा x नीचे ऐसे, डेल्टा x माइनस 0 यानी सिर्फ रहेगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा x यानी 1, सो आंसर मिलेगा 1। तो डेल u बाय डेल x एट ओरिजिन, मुझे डायरेक्ट आंसर क्या मिला, 1, ओके। अगेन वापस से बोल रहा हूं कि डेल u बाय डेल x आप जो फाइंड करते हो, इसमें डायरेक्टली डिफरेंशिएशन अप्लाई करके मत करना, क्योंकि पर्टिकुलर आपको ओरिजिन पे फाइंड करना है, ओके। वो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर 0 बाय 0 फॉर्म ही बनेगा, और उसके लिए लिमिट की जरूरत पड़ेगी। सो पहले से ही बाय डेफिनेशन जाना है,
तो याद रखने का सिंपल सेंस है कि सीआर इक्वेशन पर्टिकुलर एट द ओरिजिन बोलता है, उस टाइम पे आपको वहां पे फाइंड करना है, तो बाय डेफिनेशन चले जाओ। ओके, सारे डिफरेंशियल। चलो, तो डेल यू बाय डेल एक्स मैंने फाइंड किया, वैसे ही आपको आगे क्या करना है, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई, जो मैं फाइंड करता हूं इस साइड। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, सो डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर मुझे मिला है 1। नेक्स्ट स्टेप फाइंड करता हूं डेल यू बाय डेल वाई। सो नाउ डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू, डायरेक्टली ऐसे ही अप्लाई करना है। सो लिमिट वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डेल्टा वाई आएगा टेंड्स टू 0। यहाँ पे यू फंक्शन एक्स एज इट इज रहेगा, वाई के रिस्पेक्ट में है तो सिर्फ वाई के अंदर ही आपको डेल्टा यानी कि वेरिएशन ऐड करना है, माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड अपॉन डेल्टा वाई। अगेन एट द ओरिजिन बात हो रही है, सो एट द ओरिजिन डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो बचेगा u ऑफ 0 कॉमा डेल्टा y माइनस x0 y0 एंड डेल्टा y। चलो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लिखना नहीं है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो। तो x की जगह पे पहले तो क्या है, 0, वो पहले सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करो। x यहां पे भी है, यहां पे भी है, ओके, यानी कि दोनों टर्म क्या हो जाएगी 0, यहां पे 0 बट y बचेगा, ओके, एंड 0 अपॉन एनी नंबर, आंसर क्या बनता है 0। तो डायरेक्टली यहां पे क्या बन गया, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, इसका आंसर बन गया 0। ये तो ऑलरेडी एक्स वाई 0 रखूं तो सब कुछ 0 ही होगा, तो यहां पे क्या बनेगा 0 एंड अपॉन डेल्टा वाई, 0 अपॉन डेल्टा वाई 0 ही रहेगा। सो डेल यू बाय डेल वाई मुझे क्या मिला 0। ओके, चलो, तो u की मैंने दो डिफरेंशिएशन की प्रोसीजर कर ली, वैसे ही अब v की प्रोसीजर कर ली है, यानी कि डेल v बाय डेल x। सो अगेन यहां से कंटिन्यू करता हूं। नाउ अब बार बार आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हो, डेल v बाय सॉरी एट द ओरिजिन, डायरेक्ट बना रहा हूं, ओके, बट अगर प्रॉब्लम आती है तो पहले ओरिजिनल फॉर्मूला बना देना, फिर ओरिजिन पे लिखना है। सो डेल v बाय डेल वाई, सॉरी डेल v बाय डेल x पहले लेते हैं, डेल v बाय डेल x यानी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, सिर्फ u की जगह आएगा v, ओके, तो सेम ऐसे ही बनेगा फॉर्मूला, खाली u की जगह v, तो यही स्टेप आएगा। तो डायरेक्ट ये वाला लिखता हूं, v ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 माइनस v ऑफ 0 कॉमा 0 एंड अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, v फंक्शन क्या है आपका ये वाला, इसके अंदर y की वैल्यू क्या है 0, सब्स्टिट्यूट करो, y0 ऊपर का पूरा टर्म 0, यहां पे 0 आएगा बट x वाला टर्म बचेगा 0 अपॉन एनी नंबर, आंसर क्या रहेगा 0, माइनस v ऑफ 0 0, पहले से ही 0 हो जाएगा वो तो, ओके, अपॉन डेल्टा x। तो अगेन जैसे इसमें हुआ था वैसे इसका आंसर भी क्या मिला 0। सो डेल v बाय डेल x भी आपको क्या मिला 0। अब डेल v बाय डेल y फाइंड करना है। अब ये निकाल देता हूं, सो डेल वी बाय डेल वाई ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा, खाली u की जगह आएगा v। सो एट डायरेक्ट लिख रहा हूं, द ओरिजिन डेल v बाय डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, यही बनेगा। ओरिजिन पे लिखूं तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, खाली u की जगह v कर दो। सो डायरेक्टली v ऑफ 0 डेल्टा y माइनस v ऑफ 0 कॉमा 0 एंड अपॉन डेल्टा y, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, v की वैल्यू सॉरी मैंने यहाँ पे रफ कर दी है। सो v इज अ, मैं यहाँ पे वैल्यू देख के लिख देता हूं, y क्यूब यहाँ पे लिख रहा हूं, y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये v की वैल्यू है जो यहां से मैंने रफ कर दी। सो ये वैल्यू यहां पे अप्लाई करो, x का आंसर क्या है 0, यहां पे अप्लाई करो तो ये स्टेप 0 हो जाएगा, ये स्टेप 0 हो जाएगा, बचेगा y क्यूब अपॉन y स्क्वायर, ये दोनों स्टेप,
ओके, इसमें से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ओनली y, और y की जगह पे एक्चुअल वैल्यू क्या है, डेल्टा y, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा डेल्टा y। ये तो अगेन 0 होगा अपॉन डेल्टा y। वापस से इन दोनों को कैंसिल आउट करूं तो बचेगा 1। ओके, और ये क्या मिला मुझे, डेल v बाय डेल y। सो सारी वैल्यू जो मिली थी वो वापस यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। अगेन आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास यहाँ पे डेल u बाय डेल x की नहीं है इसलिए लिख रहा हूं। सो हियर डेल u बाय डेल x जो कि मिला था 1, डेल v बाय डेल y जो कि मिला है 1। जैसे जैसे चाहिए सीआर इक्वेशन में ये दोनों इक्वल होने चाहिए, उस हिसाब से मैंने लिखा। देन डेल u बाय डेल y 0 जो ये मिला था, ओके, एंड डेल v बाय डेल x इज ऑल्सो 0। ओके, तो चेक करो यहाँ पे डेल u बाय डेल x डेल v बाय डेल y सेम है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन की। सेकंड में ये दोनों सेम तो होना चाहिए बट विथ माइनस। अब 0 हो तो माइनस हो या प्लस हो कोई कंसिडरेशन नहीं आएगा, मतलब ये भी क्या हो गया, सेम। सो हेंस बोथ कंडीशंस ऑफ सीआर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। यानी कि एक प्रोसीजर खत्म हुई, सीआर इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो गया एट द ओरिजिन। ओके, बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ये अभी प्रूव करना बाकी है। तो अब का पोर्शन जो बाकी है वो डिफरेंशिएबल का आएगा। सो मैं ये रफ कर देता हूं। डिफरेंशिएबल में भी आपका सेम यही आएगा, डायरेक्टली डेफिनेशन से ही अप्लाई करना है, क्योंकि अभी उसमें भी ओरिजिन से ही बात हो रही है। ओके, बट डेफिनेशन में 2 फॉर्मूला थे वहां पे, और मैंने बताया था अगर पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट आपको दिया है तो सेकंड वाला यानी कि डायरेक्ट वाला अप्लाई करना है। सो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी दो फॉर्मूला थे। पहला फॉर्मूला क्या था कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू, जो अभी लिख रहे थे डेल्टा वाला, वही आता था, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड एंड अपॉन डेल्टा जेड। ये तब अप्लाई करते थे हम जब सारे पॉइंट की बात हो रही है। ओके, पर्टिकुलर जेड इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया तब करना है, बट अभी कौन सा आएगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू z0, पॉइंट मेंशन है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 पॉइंट क्या आएगा, z0 मतलब अभी हमारा 0 पॉइंट है। ओके, तो चलो अभी z0 ही रखता हूँ डेफिनेशन के हिसाब से, f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 एंड अपॉन z माइनस z0। ये सेकंड वन वाला फॉर्मूला था पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो ये हम अप्लाई करेंगे क्योंकि सिर्फ आपको ओरिजिन पे चेक करना। सो पहले तो फॉर्मूला लिखता हूं, for differentiability at the origin पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। सो एफ डैश वैसे तो z0 आता है बट ओरिजिन यानी z इज इक्वल टू 0 पॉइंट, तो क्या आएगा, एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ 0 एंड अपॉन z माइनस 0। तो z0 जो था उसकी जगह पे ये पॉइंट था जो मेरे पास दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया। ओके, लिमिट z टेंड्स टू 0, f ऑफ z क्या दिया है, डायरेक्टली गिवन है, z बार स्क्वायर अपॉन z माइनस f ऑफ 0, तो वो क्या बनेगा, वो भी आपको डायरेक्टली गिवन है, 0 ही दिया है, z माइनस 0 यानी कि z। ओके, ये z नीचे आ जाएगा, सो लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार स्क्वायर, ये z नीचे आ जाएगा तो z स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलो अब यहाँ पे वापस आपको सॉल्व करने के लिए एक्स वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्या बनेगा, x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, ये बनेगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। ओके, चलो तो ये अप्लाई करते हैं। सो इस हिसाब से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगेन सेम वही प्रॉब्लम आया, नीचे आई है तो सॉल्व करने के लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा, दैट मींस अगेन यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। मतलब स्क्वायर की प्रोसीजर ऑलरेडी सम के अंदर पहले कर दी थी, तो बेटर ये रहेगा ये मैं फंक्शन जो ले रहा हूं ये वाला, उसकी जगह वही फंक्शन लूं जिसको मैंने स्क्वायर अप्लाई करके जो फाइंड आउट किया है। ओके, जो मैंने यहां से रफ कर लिया था, बट वो जो u और v की वैल्यू थी, u वाली वैल्यू
और v वाली वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट की थी वही डायरेक्टली कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो वो जो वैल्यू थी मैं यहां पे लिख रहा हूं। कोई भी चीज एक बार अप्लाई करो, उसके बाद दूसरे बार सम के अंदर जरूरत पड़े तो वो अप्लाई मत करना है, डायरेक्टली जो वैल्यू आती है ना वो ही लिख देना। वैल्यू थी एक्स क्यूब, सॉरी f of z is equals to x cube minus 3xy² plus I y cube minus 3x²y and upon x² plus y²। ये हमने ऑलरेडी सम के अंदर स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट किया है। ओके, मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, पहले आइडिया नहीं आती, f of z लिखा है तो सब लोग यहाँ से ऐसे ही लिखेंगे, लिखने के बाद नीचे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आके पता चलेगा कि ये तो आई नीचे वापस आया, मतलब स्क्वायर लेना पड़ेगा। जो ऑलरेडी आपने प्रोसीजर की हुई है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा क्या करो, f of z की जगह जो आपने ये बनाया है, क्योंकि ये भी उसी के ऊपर से बना है, ये डायरेक्टली यहाँ पे रिप्लेस करो, जिससे आपके काफी सारे स्टेप्स कम हो जाएंगे। ओके, सो डायरेक्टली वो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो f of z का आंसर ये वाला x क्यूब माइनस 3xy² प्लस I, सेकेंड आंसर है y क्यूब माइनस 3x²y एंड अपॉन x² प्लस y²। ये सिर्फ मुझे मिला f of z की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है। माइनस f of 0 ये तो डायरेक्टली गिवन है, तो ये कहीं पे चेक करने की जरूरत नहीं है। एंड अपॉन नीचे क्या है, z माइनस 0 यानी z, बट z की जगह यहाँ पे क्या लिखना है, xy फॉर्म वाला यानी कि x प्लस i। ओके, चलो इतना आ गया। देन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, लिमिट z टेंड्स टू 0, अभी एज इट इज रहने देता हूं। ये x क्यूब माइनस 3xy² प्लस I y क्यूब माइनस 3x²y अपॉन ये नीचे ले जा रहा हूं तो x प्लस i बाय एज इट इज एंड x² प्लस y²। क्लियर। अब यहां से सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर, जैसे कि xy वाला डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हमने सम देखा था, हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, ये अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस बात कर रहे थे। उसका रीजन ये था कि बाय फर्स्ट डेफिनेशन हमने वो जो डेल्टा एक्स वाली जो डेफिनेशन थी और डेल्टा वाई वाली, उस हिसाब से हम फॉलो कर रहे थे। तो उसके ऊपर से अलोंग द एक्स एक्सिस इसकी वैल्यू, सॉरी अलोंग द वाई एक्सिस इसकी वैल्यू 0 एंड अलोंग द एक्स एक्सिस इसकी वैल्यू 0 मिल जाती। ओके, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे आपका लिमिट और कंटिन्यूटी वाला जो कंसेप्ट था, y की जगह mx सब्स्टिट्यूट करना, यानी अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू mx कंसीडर करना है, वही यहाँ पे मेंशन करना। ओके, वो तरीका इसलिए यहाँ पे किया था क्योंकि बाय डेफिनेशन डायरेक्टली हम फर्स्ट डेफिनेशन से जा रहे थे, ये तो सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू mx के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि y की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, mx वैल्यू आ जाएगी। तो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन, सॉरी ये जो सम है यहाँ से x के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लॉजिक याद रहना चाहिए कि जब भी y इज इक्वल टू mx अप्लाई करते हो, चाहे लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो या डिफरेंशिएबिलिटी, अगर m वाला आंसर बचता है तो वो डिपेंडेंट बन जाएगा, यानी वहां पे सेटिस्फाई नहीं होगा, और वही हमें प्रूफ करना है। ओके, तो y की जगह mx सब्स्टिट्यूट करो, सो देयरफॉर f dash 0 इज इक्वल टू लिमिट, अब z की जगह सिर्फ x ले रहा हूं क्योंकि सिर्फ अब x ही बचेगा इसके अंदर, तो ये x क्यूब एज इट इज माइनस 3x, y की जगह mx उसका होल स्क्वायर प्लस I y क्यूब y क्यूब की जगह mx और उसका होल क्यूब, देन माइनस 3x² y की जगह अगेन mx एंड अपॉन x प्लस i बाय I y की जगह mx एक टर्म इंटू सेकेंड टर्म x² प्लस y की जगह mx का होल स्क्वायर। अब ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, सब ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया है, तो डायरेक्टली सॉल्व करो। यहाँ पे x क्यूब है, x इंटू x², x क्यूब निकलेगा तो दोनों टर्म में से x क्यूब बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे भी x क्यूब, x इंटू x² x क्यूब, यानी यहाँ से भी x क्यूब बाहर आएगा, तो पूरे के पूरे सारे टर्म्स में से x क्यूब बाहर निकलेगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 3m²
प्लस आई, यहां से बचेगा एम क्यूब माइनस 3n, x सारे बाहर आ गए, एंड अपॉन नीचे क्या बचेगा, तो यहां से x बार आएगा, यहां से x स्क्वायर बाहर आएगा, बीच में इंटू है यानी x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी यहां पे भी x क्यूब बाहर आएगा, यहां पे बचेगा 1 प्लस आई एम इंटू यहां पे बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, x क्यूब कैंसल। अब ये जो बाकी आंसर बचा इसमें कहीं पे भी x नहीं है, मतलब लिमिट अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, सो आंसर आपका यही रहेगा 1 माइनस 3m स्क्वायर प्लस आई एम क्यूब माइनस 3m अपॉन 1 प्लस आई एम 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, और ये डिपेंड कर रहा है टोटली m वैल्यू पे, तो m वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो वो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, कंटिन्यूटी भी नहीं होगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सो देयरफॉर यहां पे नीचे कंक्लूजन लिख दो, हियर f dash 0 is depend on m value which is not fixed। so fixed नहीं है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं f dash 0 does not exist या फिर fails to exist, या फिर लास्ट कंक्लूजन जो इसके और में मैंने लिखा था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट z इज इक्वल टू 0 पॉइंट। सो अभी ये जो पूरा सम मैंने समझाया इसमें सीआर इक्वेशन या डिफरेंशिएबिलिटी सब कुछ मैंने डेफिनेशन से ही सॉल्व किया है, एंड रीजन एक ही है कि ओरिजिन पर्टिकुलर पॉइंट पे बात की थी। अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे बात नहीं हो रही तो प्रीवियसली हमने जो लास्ट लेक्चर में 2 सम किए थे वैसे ही सीधा सिंपल सॉल्व करना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसा एक सम मैं वर्कशीट में आपको दे दूंगा, सॉल्व करना है। इनकेस कोई क्वेरी आती है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।